प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप में यदि मार्क्सवाद को समझना हो तो कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। अब सबसे पहले इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि वास्तविक रूप में जो ये कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत हमने सभी महत्वपूर्ण बातें ले ली हैं। बिल्कुल सामान्य रूप में समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले तो नोट करेंगे आप इसमें क्या कि वास्तव में जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वह मार्क्सवाद का आर्थिक आधार सामने रखता है। ठीक है, कौन सा आधार सामने रखता है? आर्थिक आधार। कैसे? जैसे वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसका आधार वास्तविक रूप में समाज वैज्ञानिक है। क्या है? समाज वैज्ञानिक आधार लिया है। अब जब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मार्क्सवाद का आर्थिक आधार सामने रखता है ये कौन सा? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो ये बात समझें कि वास्तव में अतिरिक्त मूल्य को समझें उससे पहले ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स ने वास्तविक रूप में जो परंपरागत अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन के 4 साधन बतलाए जाते थे, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। अब यहां वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स का कहना है कि भूमि, पूंजी और संगठन इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। वास्तविक रूप में उत्पादन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका श्रम की होती है। देखो, वास्तविक रूप में जो कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दे रहे हैं, इसका मूल भावार्थ यही है कि ये पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा जो मजदूरों का, श्रमिकों का शोषण किया जा रहा था, इस बात को इस सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट करना चाह रहे थे। अब वास्तव में ये अतिरिक्त मूल्य क्या है इसको समझें, उससे पहले इसकी सामान्य पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। चलिए, सबसे पहला बिंदु क्या नोट करेंगे कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्सवाद का आर्थिक आधार सामने रखता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का आधार किसको माना गया है? समाज वैज्ञानिक आधार माना गया है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। किसी न किसी रूप में नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसका आधार क्या है? आर्थिक आधार है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होगा, क्या होगा इस सिद्धांत का कि पूंजीवाद के अंतर्गत कामगारों के शोषण की प्रक्रिया स्पष्ट करता है। ये वास्तविक रूप में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उनका जो शोषण किया जाता है, उस शोषण की क्या प्रक्रिया है, इसको यह सिद्धांत स्पष्ट करता है। दो बातें क्लियर है। तीसरी बात क्या आएगी? देखो, फिर मैं कह रहा हूं, अभी हम अतिरिक्त मूल्य है क्या ये नहीं समझा रहे। पहले तो इसकी सामान्य पृष्ठभूमि ले रहे हैं, जो कि वास्तविक रूप में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेगा, इसकी पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और मैं ये कहूंगा कि 99% किताबों में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। इनका उल्लेख केवल यहीं से शुरू किया गया है, जबकि हम ये अलग से आपके लिए बता रहे हैं, जिससे कि आप इस सिद्धांत को समझें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, अब चलिए, इसके बाद में इसकी जो तीसरी बात आती है वो क्या कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वस्तुओं का सामान्य सामाजिक सार तत्व केवल श्रम को मानता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अक्सर आईएएस परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है क्या कि वास्तविक में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जो सामाजिक सार तत्व है वो क्या है। तो विद्यार्थी गलती करते हैं, कोई भूमि बता देता है, कोई पूंजी बताता है, कोई संगठन बताता है। नहीं, केवल श्रम,
मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन का मुख्य जो साधन माना है कार्ल मार्क्स ने, वो किसको माना है? केवल मजदूर के द्वारा किए जाने वाले श्रम को माना है बस। तो ध्यान दें, अर्थात यह सिद्धांत वस्तुओं का सामान्य सामाजिक सार्थक केवल श्रम को मानता है। नोट कर लिया। चलिए अगली जो बात ले रहे हैं बिंदु के हिसाब से कि परंपरागत अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 तत्व गिनाए गए हैं। मतलब वास्तविक रूप में परंपरागत अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन के 4 तत्व बतलाए गए हैं। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। लेकिन कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के इन चारों साधनों में केवल 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 श्रम को ही महत्वपूर्ण माना है। बार बार एक बात आ रही, किसको? मजदूर के द्वारा, श्रमिक के द्वारा किया जाने वाला श्रम ही उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है। अगली बात, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे अतिरिक्त मूल्य है क्या ये समझ में नहीं आएगा, तो इसको समझिएगा। अब देखो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु के 2 तरह के मूल्य बतलाता है। वो क्या? प्रत्येक वस्तु के 2 तरह के मूल्य बतलाता है। क्या क्या नाम दिए हैं? एक उपयोगिता मूल्य, दूसरा क्या है? विनिमय मूल्य। क्या? विनिमय मूल्य, एक्सचेंज वैल्यू। मतलब है इसको बाजार मूल्य भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसको बाजार मूल्य भी कहा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब उपयोगिता मूल्य क्या है? जैसे मान लीजिएगा एक रेगिस्तान के अंतर्गत बालू मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो वहां पानी की कमी है। अब पानी की कमी है तो फिर वहां पर पानी ज्यादा उपयोगी होगा, या फिर जहां पर पानी की अधिकता है वहां पानी उपयोगी होगा? पानी की उपयोगिता अधिक कहाँ होगी? जहां पानी की कमी है। जहां पानी की कमी है इसलिए रेगिस्तान के अंतर्गत पानी की उपयोगिता अधिक होगी। बाकी जहां पानी की अधिकता है वहां पानी की इतनी उपयोगिता नहीं होती है। तो पहला मूल्य तो क्या होगा? उपयोगिता मूल्य। मतलब एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी का कितना मूल्य होगा, कितना उपयोगी होगा, ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला क्या है? उपयोगिता मूल्य। और दूसरा क्या बता रही है? विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिएगा 5 मन गेहूं का विनिमय मूल्य 10 गज कपड़ा है। इसका मतलब हम 5 मन गेहूं एक दुकानदार को देते हैं और उसके बदले में 10 गज कपड़ा प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में इनमें लगने वाला श्रम बराबर है। अर्थात जितना श्रम 5 मन गेहूं को पैदा करने में लगा है उतना ही श्रम 10 गज कपड़ा बनाने में लगा है। दोनों के अंतर्गत जो श्रम लगा है वह श्रम बराबर है। इसलिए 5 मन गेहूं का विनिमय मूल्य, एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है, बाजार मूल्य 5 मन गेहूं का विनिमय मूल्य 10 गज कपड़ा है। ठीक है। देखो जैसे हमारे यहाँ वास्तविक रूप में आज से लगभग 30-40 वर्ष पहले ग्रामीण परिवेश में एक जूते की जोड़ी के लिए वास्तविक रूप में एक दुकानदार को अर्थात जूते बनाने वाले को 1 केजी घी दे दिया जाता था, उसके बदले में एक जोड़ी जूते ले लिए जाते थे। तो ये क्या है भाई? यही तो विनिमय मूल्य है। मतलब यहाँ ये माना जाता है कि जितना श्रम 1 केजी गेहूं तैयार करने में लगा है अर्थात 1 केजी घी तैयार करने में लगा है, उतना ही जो श्रम है वह 1 जोड़ी जूते बनाने में लगा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। मतलब यहाँ आप चाहें तो ये एग्जांपल ले सकते हैं कि 5 मन गेहूं का विनिमय मूल्य 10 गज कपड़ा है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के मूल्य बता रहे, उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य। अब हमें तो किसको समझना है? अतिरिक्त मूल्य को समझना है। किसको समझना है? अतिरिक्त मूल्य को। ये तो इसकी सामान्य पृष्ठभूमि होगी, जब तक इसको नहीं समझेंगे हम इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। मैंने एक सामान्य उदाहरण दिया था कि जैसे हमारे यहाँ पर 1 केजी देशी घी के बदले में क्या
1 kg देसी घी के बदले में 1 जोड़ी जूते प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में लगने वाला श्रम बराबर है और यही क्या होगा, इसका विनिमय मूल्य, एक्सचेंज वैल्यू है। ठीक है, अब देखो, अब ये अतिरिक्त मूल्य क्या है भाई, इसको समझना है हमें। तो ध्यान दें, अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर होता है जिसे श्रमिक उत्पन्न करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। कैसे? यदि विनिमय मूल्य में से, ये विनिमय मूल्य यहां बताया, यदि विनिमय मूल्य में से श्रमिक के वेतन को घटा दें तो जो राशि शेष बचती है उसे ही अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। कैसे? श्रमिक 8 घंटे श्रम करके एक दरी का उत्पादन करता है जिसका विनिमय मूल्य 80 रुपए है, लेकिन श्रमिक को 30 रुपए वेतन दिए जाते हैं, पगार दिया जाता है, तो बच गए कितने? 50 रुपए। अब देखो, इसे समझना हमें एक एग्जांपल के रूप में, क्या अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे श्रमिक उत्पन्न करता है और जिसे वास्तव में पाता है। मान लीजिएगा, जैसे एक श्रमिक 8 घंटे में एक दरी का निर्माण करता है। कितने घंटे में? 8 घंटे में एक दरी का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसके बाद में उसका विनिमय मूल्य मतलब बाजार का मूल्य क्या है? इस दरी का बाजार मूल्य क्या होगा? 80 रुपए। और जो श्रमिक है, मजदूर है, उसको पगार मतलब मजदूरी या उसका वेतन कितने रुपए दिया जा रहा है? 30 रुपए दिया जा रहा है। बच गए कितने? 50 रुपए। तो वास्तविक रूप में वह श्रमिक या मजदूर केवल 3 घंटे में ये कार्य कर देता है, जबकि वास्तविक रूप में काम करता है 8 घंटे और उसको 3 घंटे के श्रम का जितना वेतन दिया जा रहा है केवल 30 रुपए। जबकि सच्चाई ये है कि अब यहाँ जो 50 रुपए बच रहे हैं, जो कि 5 घंटे अलग से काम और कर रहा है, तो यहाँ कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो ये 50 रुपए है वही अतिरिक्त मूल्य है। अब देखो, मैंने यहाँ कहा कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर होता है जिसे श्रमिक उत्पन्न करता है। जिसे श्रमिक उत्पन्न करता है, तो श्रमिक ने यहाँ क्या उत्पन्न किया है? 80 रुपए का काम किया है। कितने रुपए का काम किया है? 80 रुपए। क्यों? क्योंकि बाजार में जो दरी बेची जा रही, कितने रुपए में बेची जा रही है? 80 रुपए में। कितने घंटे काम किया है? 8 घंटे। उसके बाद में आगे बढ़े, जिसे श्रमिक उत्पन्न करता है 80 रुपए उत्पन्न किया और जिसे वास्तव में पाता है। अब 80 रुपए में बाजार में बेचा जा रहा है, लेकिन उस श्रमिक को मजदूरी दी जा रही केवल 30 रुपए। कितनी दी जा रही है? 30 रुपए। मतलब यहां दरी का जो निर्माण किया गया उसमें सब खर्चा मिला करके खर्चा आ रहा है केवल कितना? 30 रुपए। अर्थात वहां केवल 30 रुपए उसको दे दिए जाते हैं। उसके बाद में जो 50 रुपए शेष रहते हैं वो पूंजीपति की जेब में जाते हैं। इस 50 रुपए को ही इन्होंने अतिरिक्त मूल्य कहा है। यही क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। मतलब यहाँ एक मजदूर को जो मजदूरी दी जा रही है, इतना कार्य वह केवल 3 घंटे में कर लेता है, क्योंकि 30 रुपए दिए जा रहे हैं। बाकी 5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है और इसके बदले में वास्तविक रूप में उसके द्वारा जो 50 रुपए का अलग से काम किया जा रहा है वह पूंजीपति की जेब में जाता है। इसलिए क्या समझेगा आप इससे कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का, ये दो मूल्य हो गए ना, 80 रुपए और 30 रुपए। भाई 80 रुपए की दरी बाजार में बेची जा रही है, जबकि श्रमिक को 30 रुपए दिया जा रहा है। केवल कितने रुपए? 30 रुपए दिया जा रहा है। तो दो मूल्य हो गए। अब ध्यान दें, दो मूल्यों का अंतर है जिसे श्रमिक उत्पन्न करता है, 80 रुपए उत्पन्न किया है, और जिसे वास्तव में पाता है 30 रुपए, उसको मजदूरी दी जाती है। तो यहाँ अंतर क्या हो गया? 50 रुपए का। ये 50 रुपए ही क्या हो गया? अतिरिक्त मूल्य। अरे भाई सामान्य सुधार देते हैं। मान लीजिएगा ये पेन है, इसकी कीमत बाजार में 30 रुपए है। कितनी है? 30 रुपए है। अब वास्तव में इस पेन को बनाने में कुल जो खर्चा आया है वह केवल 15 रुपए आया है। अर्थात
श्रमिक के द्वारा इसका जो निर्माण किया गया है उसे केवल 15 रुपए दिए जा रहे हैं। अब यहाँ बाजार में 30 रुपए बेचा जा रहा है, तो वास्तविक रूप में 30 रुपए वास्तविक रूप में जो श्रमिक उत्पन्न कर रहा है वो 30 रुपए उत्पन्न कर रहा है, लेकिन उसे मजदूरी केवल 15 रुपए दी जा रही है। तो फिर क्या हो गया, वह पाता कितना है, केवल 15 रुपए, तो अंतर कितना हो गया, 15 रुपए का। अभी 15 रुपए क्या हो गया, अतिरिक्त मूल्य, और इस अतिरिक्त मूल्य को कौन रखता है, पूंजीपति रखता है। कौन रखता है, पूंजीपति अपनी जेब में रखता है। तो कार्ल मार्क्स तो विशेषकर इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर वास्तविक रूप में पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करवाने की सोच रहे हैं कि कैसे भी हो इसके आधार पर वर्ग संघर्ष होगा, खूनी क्रांति होगी और पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होकर रहेगी। इसलिए इनका कहना है कि एक श्रमिक, एक मजदूर जो मजदूरी करता है उसे उसकी पूरी मजदूरी नहीं मिलती है, और उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण संपूर्ण पूरा रोल श्रमिक के श्रम का होता है। अतः कार्ल मार्क्स का कहना है कि 50 रुपए भी श्रमिक को दिए जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि श्रम करने वाला वही है। हालांकि इसमें कमी है जिसकी चर्चा आगे करेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहां तक ये बात क्लियर होगी। यदि विनिमय मूल्य में से श्रमिक को वेतन को घटा दे तो जो राशि मूल्य बचती है उसे अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। मतलब यहाँ ये वेतन दिया जा रहा है, पगार दिया जा रहा है, उसको मजदूरी दी जा रही है 30 रुपए, अब उत्पन्न 80 रुपए किए हैं, मतलब दरी 80 रुपए बिक रही है, तो यहाँ 50 रुपए क्या हो गया, अतिरिक्त मूल्य हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्लियर हो गया, श्रमिक 8 घंटे श्रम करके एक दरी का उत्पादन करता है जिसका विनिमय मूल्य बाजार मूल्य 80 रुपए है, लेकिन श्रमिक को 30 रुपए दिए जाते हैं। अब 50 रुपए का क्या हो गया, अंतर होगा, अर्थात 80 रुपए में से 30 रुपए यदि अपन घटाते हैं तो शेष कितना रहता है, 50 रुपए। और ये 50 रुपए किसको मिलते हैं, पूंजीपतियों को मिलते हैं। तो ये 50 रुपए ही क्या है, अतिरिक्त मूल्य है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये 50 रुपए भी श्रमिक को, मजदूर को मिलना चाहिए। तो क्लियर हो गया अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या हो गया, ठीक है। अब ध्यान दें, इसके बाद में देखो भाई, इस सिद्धांत में बहुत कमियां भी है। जैसे यहां हम आपको बता रहे हैं कि एक दरी 80 रुपए में बाजार में बिकती है, श्रमिक को 30 रुपए दिए जा रहे हैं, तो 50 रुपए अतिरिक्त मूल्य है। लेकिन बताइए, क्या पूंजीपति मशीनें नहीं लगाता है, क्या पूंजीपति मानसिक श्रम नहीं करता है, क्या पूंजीपति भागदौड़ नहीं करता है? तो जब 50 रुपए भी श्रमिक को, मजदूर को दे दिया जाएगा तो फिर कोई उद्योग क्यों लगाएगा, उद्योग क्यों डालेगा, कंपनियां क्यों डालेगा, वह क्यों मेहनत करेगा, क्यों मानसिक श्रम करेगा, क्यों अपनी पूंजी लगाएगा? और पूंजी लगा रहा है तो क्या उस पूंजी का ब्याज नहीं होता है? तो यहाँ ये तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा 50 रुपया यदि श्रमिक को दिया जाएगा तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि वहां इतना जरूर है कि वास्तविक रूप में पूंजीपति के द्वारा मजदूरों का, श्रमिकों का शोषण तो किया जाता है। तो शोषण के सिद्धांत के रूप में तो इसकी सार्थकता अभी भी है और आगे भी रहेगी। परंतु ये गलत बात है कि 50 का 50 रुपए श्रमिक या मजदूर को दिया जाए। क्यों? क्योंकि पूंजीपति भी मेहनत करता है, उसकी पूंजी होती है, उसका मानसिक श्रम होता है, ठीक है, प्रबंध भी करता है वो, ठीक है। अब जो प्रबंध है, तकनीकी है, ज्ञान है, कौशल, उसका प्रयोग तो वही करता है। कौन करता है? पूंजीपति। तो ऐसी स्थिति में सारा का सारा श्रमिक और मजदूर को कैसे दे दिया जाएगा? तो यहाँ पर ये गलती है, कमी है, इसके आधार पर हम इसकी कमियां निकालेंगे। देखो, अब ये उदाहरण यदि आपने ठीक से समझ लिया है तो इसको समझने में, अर्थात इसकी कमियों को समझने में कतई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अतिरिक्त मूल्य क्या हो गया? अतिरिक्त मूल्य उसे कहते हैं वास्तविक रूप में, मैं सामान्य शब्द में समझा रहा हूं, वास्तविक रूप में एक वस्तु का जो निर्माण किया जा रहा है, निर्माण करने के बाद में उसे बाजार में कितने रुपए में बेचा जा रहा है, और वास्तविक रूप में जो श्रमिक है उसको कितने रुपए दिए जा रहे हैं। मान लीजिएगा बाजार में कोई वस्तु 100 रुपए में बिक रही है और मजदूर को मजदूरी 50 रुपए दी जा रही है, तो गैप कितना होगा? 50 रुपए का होगा। तो ये 50 रुपए ही क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। इसलिए फिर से दोहरा रहा हूं कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है, दो मूल्यों का अंतर है जिसे श्रमिक उत्पन्न करता है,
ठीक है, और जिसे वो वास्तव में पाता है। मतलब उसने काम किया 100 रुपए का, उस वस्तु की कीमत 100 रुपए है और मजदूर को 50 रुपए दिए जा रहे हैं, तो ये 50 रुपए क्या है, अतिरिक्त मूल्य है जो कि पूंजीपति अपनी जेब में रखता है। आप इसको इसके आधार पर भी समझ सकते हैं। अब इसकी कमियां निकालते हैं। नंबर 1, सिद्धांत का आधार ही गलत है, अर्थात अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जो कार्ल मार्क्स ने आधार लिया है वो ही गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि कार्ल मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत, क्या मूल्य का श्रम सिद्धांत इसका आधार माना है, किसका? अतिरिक्त मूल्य का। अर्थात इनका कहना यह है कि उत्पादन के अंतर्गत वास्तविक रूप में भूमि, पूंजी, संगठन, इनकी भूमिका ना के बराबर होती है और श्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब सब कुछ श्रम ही है। तो बताइए क्या ये सही है? क्या भूमि का योगदान नहीं है? क्या संगठन का योगदान नहीं है? क्या पूंजी का योगदान नहीं है? और आधुनिक अर्थशास्त्र के संदर्भ में हम कहें तो साहस को भी उत्पादन का साधन माना जाता है। एक साहसी व्यक्ति तो कंपनी डालेगा, तो क्या भूमि, पूंजी, संगठन, साहस, इनका योगदान नहीं है? केवल श्रम का योगदान है? केवल श्रम ही सब कुछ है? नहीं, गलत बात है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने जगह जगह आपको मैंने बताया, श्रम ही इसका सार तत्व है, उत्पादन के 4 साधनों में श्रम को ही सब कुछ मान रहा है। मतलब एक मजदूर श्रमिक के द्वारा जो श्रम किया जाता है सब कुछ उसी को मानता है कार्ल मार्क्स। आलोचकों का कहना है कि सिद्धांत का आधार ही गलत है, अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ श्रम को सब कुछ माना गया है, जबकि सच्चाई ये है कि भूमि का, पूंजी का, संगठन का, साहस का भी अपना योगदान होता है किसी भी वस्तु के उत्पादन में। भाई चाहे एक दरी के निर्माण की बात आती है तो दरी के निर्माण की बात आती है तो क्या निर्माण अपने घर पर कर रहा है? अगर मान लीजिएगा वो किसी कंपनी में जाकर के काम कर रहा है तो फिर उस कंपनी का स्थापना किसने की है? उसके अंतर्गत जो खर्चा किया है, पूंजी लगाई, किसने लगाई है? वो ज्ञान किसका है? तकनीकी प्रबंध किसका है? कला कौशल किसका है? पूंजीपति का है। तो सब कुछ श्रम नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत का आधार ही गलत है। इस सिद्धांत का आधार किसको लिया इन्होंने? केवल श्रम को लिया है, ये याद रखेंगे आप। दूसरी कमी क्या है? विनिमय मूल्य में पूंजीपति का भी भाग होता है। क्या? विनिमय मूल्य में पूंजीपति का भाग होता है, जबकि इनका कहना है कि विनिमय मूल्य में पूंजीपति का भाग नहीं होता है। कैसे? देखो, जैसे 5 मन गेहूं का विनिमय मूल्य 10 गज कपड़ा है, तो अब यहां वास्तविक रूप में जो बाजार मूल्य है, चाहे कोई भी वस्तु, हम यहाँ एक दरी का उदाहरण दे रहे हैं। अब यहाँ जो दरी का निर्माण किया गया है और इसकी बाजार कीमत 80 रुपए है, तो क्या इसमें पूंजीपतियों का कोई योगदान नहीं है? क्या पूंजीपति ने अपनी पूंजी नहीं लगाई है? यस, पूंजीपति ने अपनी पूंजी लगाई है। पूंजीपति के द्वारा भी तो मानसिक श्रम किया जाता है, पूंजीपति के द्वारा भी तो वास्तविक रूप में दौड़ धूप की जाती है, मेहनत की जाती है, चाहे मानसिक ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में कहेंगे कि विनिमय मूल्य में पूंजीपति का भी भाग होता है, क्योंकि उसकी स्वयं की पूंजी लगी हुई होती है उसमें, और जब पूंजी लगी होती है तो उस पूंजी का ब्याज नहीं होता है। अगर सब कुछ श्रमिक को, मजदूर को दे दिया जाएगा तो पूंजीपति अपनी पूंजी क्यों लगाएगा? जैसे यहाँ ये है, दरी का निर्माण हो रहा है, 80 रुपए में बेची जा रही है, तो भाई दरी का निर्माण करने में वास्तविक रूप में जो कंपनी डाली गई है उसके अंतर्गत पूंजीपति ने अपनी पूंजी लगा रखी है। इसलिए विनिमय मूल्य में पूंजीपति का भी भाग होता है, जबकि कार्ल मार्क्स ने इसको नहीं स्वीकार किया है। तीसरी कमी क्या है? मानसिक श्रम की उपेक्षा। अब देखो, कार्ल मार्क्स जिस अतिरिक्त मूल्य की बात करते हैं, जैसे 50 रुपए अतिरिक्त मूल्य है, क्या 50 रुपए अतिरिक्त मूल्य है? अब इसके बारे में कह रहे हैं कि मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। कैसे? देखो, कार्ल मार्क्स उत्पादन के साधनों में सब कुछ श्रम को मान रहे हैं, भूमि, पूंजी, संगठन का योगदान नहीं मान रहे हैं, केवल श्रम का योगदान मान रहे हैं। लेकिन भाई सच्चाई ये है कि पूंजीपति के द्वारा क्या योजना नहीं बनाई जाती है? क्या इसका तकनीकी ज्ञान नहीं होता है? क्या प्रबंध की व्यवस्था ये नहीं करता है? कौन? पूंजीपति। तो इसका मतलब
पूंजीपति के द्वारा यहाँ मानसिक श्रम किया जा रहा है, ठीक है, मजदूर शारीरिक श्रम कर रहे हैं, लेकिन भाई पूंजीपति भी तो यहाँ श्रम कर रहा है। कौन सा श्रम कर रहा है? मानसिक श्रम कर रहा है। यहाँ योजना बनाना, तकनीकी से संबंधित कार्य करना, प्रबंध की व्यवस्था करना, ये सब कौन करेगा? पूंजीपति करेगा। इसलिए यहाँ अर्थात इस सिद्धांत में वास्तविक रूप में मानसिक श्रम की उपेक्षा की गई है। किसकी? मानसिक श्रम की उपेक्षा की गई है, अर्थात सब कुछ केवल मजदूर के श्रम को माना गया है। मजदूर के द्वारा जो मेहनत की जाती है, शारीरिक श्रम किया जाता है, श्रमिक के द्वारा जो श्रम किया जाता है, उसको सब कुछ माना गया है। जबकि आलोचकों का कहना है कि एक गलत बात है। क्यों? क्योंकि पूंजीपति के द्वारा भी वास्तविक रूप में मानसिक श्रम किया जाता है। इसलिए ये 50 के 50 रुपए श्रमिक या मजदूर को नहीं दिए जा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इस 50 रुपए में से कुछ प्रतिशत तो ऐसा है जो कि शोषण का है। हम कह सकते हैं अपने विवेक से कि यहाँ 25 रुपए तो वास्तविक रूप में मजदूर का हक बनता है, लेकिन 25 रुपए जो है वो पूंजीपति को मिलने चाहिए। ये गलत बात है कि 50 के 50 रुपए ही किसको दे दे? मजदूर को दे दे। तो फिर पूंजीपति अपनी पूंजी क्यों लगाएगा? पूंजीपति मानसिक श्रम क्यों करेगा? अपना ज्ञान क्यों लगाएगा? ठीक है। अगला, प्रचारात्मक महत्व। आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रयोग केवल प्रचार के रूप में किया है। किसके प्रचार के रूप में किया है? कि औद्योगिक प्रणाली का केंद्र स्वयं श्रमिक है। मतलब इनका कहना है कि वास्तविक रूप में उद्योग के अंतर्गत सब कुछ श्रमिक है, सब कुछ श्रमिक का है, पूंजीपति का कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने श्रम को सब कुछ माना है। मजदूर के द्वारा जो मजदूरी की जाती है उसको सब कुछ माना है। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि पूंजीपति उसके धन के लुटेरे हैं। कौन कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स इस सिद्धांत के आधार पर कह रहे हैं कि औद्योगिक प्रणाली का केंद्र स्वयं श्रमिक है और पूंजीपति उस मजदूर के धन के लुटेरे हैं। इसलिए वर्ग संघर्ष के आधार पर वास्तविक रूप में खूनी क्रांति होगी और पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होकर रहेगा। इसलिए आलोचकों का कहना है कि कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रचार के रूप में प्रयोग किया है। मतलब प्रचार के रूप में इसका महत्व हो सकता है, बाकी इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। अगला, विरोधाभासी सिद्धांत। देखो ध्यान दें, चाहे हम प्लेटो का अध्ययन करें, अरस्तु का अध्ययन करें, हेगल का करें, हॉब्स, लॉक, रूसो का करें, बेंथम का करें, किसी अन्य विचार विशेष का करें, फिर चाहे कार्ल मार्क्स की बात हो, सभी राजनीतिक विचारकों के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है, अंतर विरोध पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ ये कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ कुछ कहते हैं। यही बात कार्ल मार्क्स से अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मिलती है। क्या मिलता है कि एक तरफ इनका कहना है कि नई मशीनों से अतिरिक्त मूल्य मिलता है, अर्थात जितनी ज्यादा नई मशीनें लगाई जाएंगी उतना ही ज्यादा अतिरिक्त मूल्य मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ पूंजी कच्चे माल से और मशीनों से अतिरिक्त मूल्य मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इनका कहना है सब कुछ श्रम है। मजदूर के द्वारा जो श्रम किया जाता है, श्रमिक के द्वारा जो श्रम किया जाता है, सब कुछ उसको मान रहे हैं। यहाँ आपके सामने भूमि, पूंजी, संगठन, इसको कुछ माना नहीं इन्होंने, इन्होंने सब कुछ श्रम को माना है। तो सब कुछ श्रम को माना है तो फिर इसके अलावा अन्य साधनों का योगदान हो ही नहीं सकता। योगदान नहीं हो सकता तो दो तरफा बातें होगी। एक तरफ तो कह रहे हैं मशीनों से अतिरिक्त मूल्य मिलता है और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में पूंजी, कच्चे माल और मशीनों से अतिरिक्त मूल्य मिलता ही नहीं है। तो क्या हो गया भैया? विरोधाभास हो गया। क्लियर? ये हो गया अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना। लेकिन अब ध्यान दें, क्या इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है? नहीं, इस सिद्धांत का महत्व आज भी है। कैसे? अब इसके महत्व की बात कर लेते हैं। चाहे श्रम के, क्या कह रहा हूं, चाहे श्रम के अतिरिक्त मूल्य के रूप में आज इस सिद्धांत को अमान्य घोषित कर दिया हो, इसका कोई महत्व ना हो, लेकिन
शोषण के सिद्धांत के रूप में आज भी इसका महत्व है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में पूंजीपतियों के द्वारा क्या जो विलासिता के महल खड़े किए जाते हैं वो श्रमिकों के श्रम के बल पर, उनकी मजदूरी के बल पर किए जाते हैं। आज भी चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के अंतर्गत वास्तविक रूप में एक श्रमिक का शोषण किया जाता है, मजदूर का शोषण किया जाता है। उसको वेतन यदि 10,000 रुपये दिया जाता है तो उससे कार्य 50,000 रुपये का करवाया जाता है और ये 40,000 रुपये अपनी पॉकेट में रखते हैं ये पूंजीपति। सत्य है ये बात, चाहे आलोचक अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की कितनी ही आलोचना करें, लेकिन सच्चाई ये है आज भी शोषण जीवंत है, आज भी शोषण जीवित है, आज भी शोषण किया जा रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में शोषण किया जा रहा है। ये पूर्णतः सत्य है, शाश्वत सत्य है। हम पूर्ण विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि पूर्ण रूप में शोषण किया जाता है। तो कैसे कहा जा सकता है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है? नहीं, आज भी शोषण के सिद्धांत के रूप में इसका महत्व है। तो नोट कीजिएगा, शोषण के सिद्धांत के रूप में आज भी इसका महत्व है, क्योंकि आज भी प्रत्येक क्षेत्र में मजदूर, श्रमिक, गरीब व्यक्ति का शोषण किया जाता है और उसको एक साधन माना जाता है। उस मजदूर को, उस श्रमिक को व्यक्ति माना ही नहीं जाता है, उसको एक उपकरण माना जाता है, उसको एक साधन माना जाता है। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का महत्व नहीं है? आज भी सिद्धांत का महत्व। एक अलग बात है कि वास्तविक रूप में श्रम के मूल्य के रूप में चाहे इसका महत्व ना हो, लेकिन शोषण के सिद्धांत के रूप में आज भी इसका महत्व है। आज भी हम सर्वत्र देख सकते हैं शोषण किया जाता है और वास्तविक रूप में अगली बात, पूंजीपति ने श्रमिकों की मेहनत पर विलासिता के महल खड़े किए हैं। क्या ये बात सही नहीं है? वास्तव में आज भी प्रत्येक क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि पूंजीपतियों ने अपने विलासिता के महल खड़े कर रखे हैं, ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं और मजदूर मजदूरी करते करते ठीक से 2 समय का भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या आज शोषण नहीं हो रहा है? जी हाँ, आज भी शोषण हो रहा है और इसी रूप में सिद्धांत का महत्व है। क्यों? क्योंकि आज भी यदि हम ये एग्जाम्पल लें तो ये सत्य बात है, आज भी एक श्रमिक के द्वारा एक दिन में यदि 5,000 रुपए का कार्य किया जाता है, 1,000 रुपए का कार्य किया जाता है, तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं दिया जाता है। ये हम पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र ही क्यों ना हो, जबकि शैक्षणिक क्षेत्र में तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहां कार्ल पॉपर की कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके साथ हम इसको समाप्त कर रहे हैं। कार्ल पॉपर कह रहे हैं कि शोषण के सिद्धांत के रूप में यह आज भी आदरणीय है। कौन कह रहे हैं ये बात? कार्ल पॉपर। जब भाई कार्ल पॉपर ये बात कह रहे हैं तो सच्चाई ये सिद्धांत का महत्व है। क्या कह रहे हैं कार्ल पॉपर? नोट कीजिएगा कि शोषण के सिद्धांत के रूप में यह आज भी आदरणीय है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में चाहे कोई भी क्षेत्र के ना हो, जहां कहीं भी मजदूर का, श्रमिक का शोषण किया जाता है, उसके द्वारा जितना कार्य किया जाता है उतनी भी उसको मजदूरी नहीं मिलती है आज भी। इसलिए यह शोषण के सिद्धांत के रूप में आज भी आदरणीय है, आज भी पूजनीय है, आज भी सम्माननीय है। कौन? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। किसके रूप में? शोषण के सिद्धांत के रूप में। भाई इसलिए तो कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स एक ऐसा व्यक्ति है जिसे करोड़ों लोग देवता की तरह पूजते हैं और करोड़ों लोग पिशाच समझकर इसे नफरत करते हैं। तो नफरत कौन करते हैं? पूंजीपति करते हैं। और इसकी पूजा कौन करते हैं? श्रमिक करते हैं, मजदूर करते हैं, क्योंकि इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है और इसके आधार पर इन्होंने ये बतलाया है कि श्रमिक का शोषण किया जाता है, मजदूर का शोषण किया जाता है, और जो अतिरिक्त मूल्य है वह मजदूर को, श्रमिक को मिलना चाहिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा 50 रुपये ना मिले, लेकिन इसमें कम से कम आधा तो इसको मिलना ही चाहिए। किसको? मजदूर को, श्रमिक को। जबकि ये सारा का सारा अतिरिक्त
जो मूल्य है 50 रुपए वह पूंजीपति अपनी जेब में रखता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये अन्यायपूर्ण बात है, इसको हम पूर्ण अन्याय की संज्ञा दे सकते हैं। यह हो गया आपका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।